हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना डे फिफ्थ है। डे फिफ्थ। और डे फिफ्थ में हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। हम लोगों ने अभी तक अपने डे वन में और डे वन प्लस डे टू में हमने कंप्लीट करा था अपना चैप्टर नंबर वन। डे टू में हमने कंप्लीट करा चैप्टर नंबर वन, और हम लोगों ने चैप्टर नंबर वन के अंदर पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट्स भी सीखे। हम लोगों ने एमसीक्यूज करे थे, हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स करे, हम लोगों ने फिर ट्रू एंड फॉल्स करे, और हम लोगों ने मैच दी फॉलोइंग करे। मैच दी फॉलोइंग, हाँ कि ना बच्चों? फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और हम लोग आए अपने डे थ्री की तरफ। फिर डे थ्री प्लस डे फोर में हम लोगों ने कंप्लीट करा अपना चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू के अंदर फिर क्या रहा? चैप्टर नंबर टू के अंदर पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हमेशा की तरह, फिर हम लोगों ने एमसीक्यूज करे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करे सर, फिर ट्रू एंड फॉल्स भी करा, और फिर मैच दी फॉलोइंग भी करा। मैच दी फॉलोइंग। आज बच्चों हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं और आ चुके हैं अपने डे फिफ्थ पर। और डे फिफ्थ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर थ्री, क्लास 11 बीएसटी के लिए, जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हाँ कि ना? पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बच्चों ग्लोबल एंटरप्राइजेस, हाँ कि ना? तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं डे फिफ्थ में, और अगली डे सिक्स में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दो दो दिन के अंदर हम लोग अपना एक चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट्स, विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डे थ्री डे फोर्थ में हमने चैप्टर टू भी कंप्लीट कर लिया। ऐसी डे फाइव और डे सिक्स में हम लोग अपना थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे करके हमारे टर्म वन की प्रिपरेशन हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से विद कंसेप्ट्स। और बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो हम डिस्कस करते हैं, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, और चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर सिक्स तक के बहुत ही सिंप्लीफाइड आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर थ्री की क्या क्या चीजों को निपटाना है पहले वो देख लो। हम करेंगे एमसीक्यूज के बारे में बात, और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल रेडी हो जाओ, रजिस्टर उठा लो, ध्यान से सारी बातें नोट करना। ठीक है? चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन डे फिफ्थ है बच्चों। आज हमारा डे डे फिफ्थ, चैप्टर नंबर थ्री। ध्यान से, टर्म वन प्रिपरेशन। ये देखो पहला क्वेश्चन, when business agrees to join together for a common purpose and mutual benefits, it gives rise to। हमारे पास ये चार ऑप्शंस है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुछ लोग, पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, जब कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ मिल के काम करती हैं कॉमन पर्पस के लिए। मतलब मान लो ये जो दो लोग हैं वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स थे। क्या थे? कॉन्ट्रैक्टर्स। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन करते थे ये दोनों के दोनों, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिला एक कॉन्ट्रैक्ट, क्या बनाने का बच्चों? डैम बनाने का। डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और ए ने कॉल करा बी को कि ए ने बोला बी, मैं भले ही कितना मर्जी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो, मैं अकेले इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे तेरे साथ की भी जरूरत होगी। ए ने पूछा, बी ने भी हाँ बोल दी। अब ए और बी मिलके काम कर रहे हैं ताकि क्या बनाया जा सके? एक डैम बनाया जा सके। तो खुद बताओ, ए और बी ने मिलके एक कॉमन पर्पस क्या है? डैम को बनाना। क्या उसके लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया? बिल्कुल मिलाया। बच्चों इस तरीके के बिजनेस को हम लोग नाम देते हैं क्या? जॉइंट वेंचर। जॉइंट मतलब मिल के करा हुआ, वेंचर मतलब काम। तो जहां पर दो इंडिविजुअल्स या दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की आपस में साथ में मिलकर काम करें, उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन अ बिजनेस अग्रीज टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। बच्चों कॉमन पर्पस का मतलब यहाँ पर डैम हो गया। हाँ कि ना? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। बच्चों ये दोनों ए और बी मिलकर अगर डैम बनाएंगे तो दोनों को मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो इसने किस चीज को बर्थ दिया? इस बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। कोई दिक्कत तो बताएं बच्चों। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है बच्चों?
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। बच्चों ये बात हमने चैप्टर नंबर 2 में भी करी थी। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? 2 पर्सन्स की। और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बच्चों, अगर पब्लिक कंपनी की बात होती तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने पर्सन्स होने चाहिए? 7 पर्सन्स बच्चों। पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 7 बंदों की जरूरत हमें होती है। क्लियर है बच्चों अच्छे से? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the statutory corporation the statutory corporations are क्या होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस? बच्चों हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस, तो वहां पर पब्लिक सेक्टर में 3 ही चीजें आती हैं। पब्लिक सेक्टर में 3 बातें याद रखना, एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक गवर्नमेंट कंपनी। 3 बातें कौन कौन सी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पर देखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में बात हो रही है, तो ये कौन सी कंपनी है बच्चों? ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? डी। इसे हम पब्लिक सेक्टर भी बोल सकते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं। इसको कौन रन करता है, कौन चलाता है? जिनको सर गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट सेक्टर को तो प्राइवेट लोग चलाते हैं। मैं हो गया, आप हो गए, आपके फादर हो गए, इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ओनर्स जिसको चलाते हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर होता है। लेकिन जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइज कहलाता है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक पब्लिक एंटरप्राइज है। याद रखना बच्चों, पब्लिक सेक्टर में 3 बातें आती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। 3 चीजें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज a new and separate business entity is formed accordance with the agreement between the parties? क्वेश्चन कह रहा है, यहां देखो एक्सप्लेनेशन इसकी देखो। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है जॉइंट वेंचर के बारे में बात हो रही है। वो कह रहा है जहां पर 2 लोग मान लो आपस में मिले, 2 लोग आपस में मिले, मान लो ये एक पर्सन था बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, इसकी कंपनी का नाम था एबीसी लिमिटेड, मान लो इसका नाम था XYZ लिमिटेड। ये बहुत हिंदुस्तान के, इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये दोनों। ठीक है। अब ये दोनों मिलके एक क्या बनाने वाले? गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डैम, बहुत बड़ा सबसे बड़ा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपस में हाथ तो मिलाए, क्योंकि इनको जॉइंटली काम करना है ना बच्चों, तो हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा। तो जॉइंटली इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और क्या करा, इन्होंने जॉइंटली, इनको पता है कि हमारा जो डैम बनाने का काम है उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसा, बहुत मैनेजमेंट, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी हमारी। तो इन्होंने क्या करा, एबीसी लिमिटेड ने और XYZ लिमिटेड ने मिलके एक सेपरेट ही एंटिटी बना ली, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली बच्चों, जिसका नाम इन्होंने रख दिया मान लो टॉप कंस्ट्रक्शन करके लिमिटेड, टॉप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो मतलब ये उस तरीके की जॉइंट वेंचर है बच्चों, याद रखना है, ये उस तरीके का जॉइंट वेंचर है जहां पर 2 पर्संस या 2 कंपनीज आपस में मिलके एक सेपरेट या कह लो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ही तैयार कर लेती है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन ही तैयार कर लेती है। हाँ कि ना बच्चों? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब तो है मिलके करा हुआ काम, जहां पर 2 पार्टीज या 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम करती हैं एक पर्टिकुलर काम को निपटाने के लिए, जैसे कि डैम बनाने के लिए। तो जब मैं इक्विटी बेस्ड की बात करता हूं, इक्विटी का मतलब ही ओनरशिप होता है बच्चों, इक्विटी वर्ड का मतलब ही ओनरशिप होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक सेपरेट, एक न्यू एंटिटी बना ली, नई ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना दी, जहां पर ये दोनों मिलके डिसीजंस लेंगे, दोनों मिलके प्रॉफिट शेयर करेंगे, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी और दोनों के अपने राइट्स भी होंगे। एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना ली इन्होंने बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। ये देखो लिखा हुआ है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, एक नई या एक सेपरेट एंटिटी ही बन जाएगी। तो वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के अंदर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, 2001 के अंदर सिर्फ कितनी इंडस्ट्री रिजर्व थी जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी? इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर मतलब बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर।
2001 के अंदर कितनी सेक्टर थे, कितनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी? वो थी 3 बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 3 पब्लिक सेक्टर। एक किस चीज का काम था उनका? एटॉमिक पावर का। 3 इंडस्ट्रीज कौन सी थी? नाम बता रहा हूं बच्चों, एटॉमिक पावर, हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, और लास्ट क्या था बच्चों? लास्ट था रेलवेज। एटॉमिक पावर, ध्यान से देखो, एटॉमिक पावर पहला, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, और थर्ड था रेलवेज। ये 3 तरीके का कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर के हाथ में। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर इनमें डील कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर इसमें काम कर ही नहीं सकता, एंटर ही नहीं हो सकता है। इन तीनों कामों को गवर्नमेंट संभालती है, एटॉमिक पावर, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और रेलवेज बच्चों, याद रखना। तो ये 3 इंडस्ट्रीज थी 2001 के अंदर किसके हाथ में? सर गवर्नमेंट के हाथ में, हाँ कि ना? तो आंसर हमारा 3 है बच्चों यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर रजिस्टर होने के लिए हमें नेम अप्रूवल लेना पड़ता है। हम क्योंकि सेम नाम तो रख नहीं सकते हैं, आइडेंटिकल नाम तो रख नहीं सकते हैं किसी और कंपनी का। हम थोड़ी ना बीकानेर बोल सकते हैं ऐसे, बीकानेर का तो अपना नाम है, हमें कोई दूसरा नाम रखना पड़ता है। तो नाम की अप्रूवल कंपनी खोलने के वक्त नाम की अप्रूवल हमें किससे लेनी पड़ती है? तो बच्चों वो हमें लेनी पड़ती है आरओसी से। आरओसी फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है कि क्या ये नाम अवेलेबल है, तो आप हमें ये नाम दे दीजिए, हाँ कि ना? किससे परमिशन लेनी पड़ती है? आरओसी से बच्चों। 7th, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड। पहले तो ये देखो, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब बच्चों, जब मैं बात करता हूं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, बच्चों प्रिलिमिनरी, ध्यान से, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है पहले, इसीलिए इसका एक और नाम होता है प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड होने से पहले कंपनी के लोगों ने यहां से सपना देखा था कि हम कंपनी खोलेंगे, कंपनी यहां जाके रजिस्टर्ड हुई है बच्चों। तो उससे पहले जो 3 दोस्त थे जिन्होंने कंपनी खोलने का सपना देखा था, इन 3 लोगों ने ये कंपनी खोलने से पहले कुछ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे डील करेंगे, वगैरह वगैरह। तो खुद बताओ, इन तीनों ने, ये तीनों कौन कहलाते हैं? ये प्रमोटर्स होते हैं। कंपनी को स्टार्ट करने का सपना जिनके दिमाग में आया है वो प्रमोटर्स होते हैं। तो खुद बताओ, इन्होंने अभी कंपनी के रजिस्टर होने से पहले भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए होंगे कि हम आपसे सामान खरीदेंगे, आपसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो इन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए कि नहीं कर लिए हैं? तो कंपनी के रजिस्टर होने के बाद करेंगे, अभी कंपनी के रजिस्टर होने से पहले, रजिस्टर होने से पहले, इसलिए इसे प्रिलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड, कब बनाए जाते हैं बच्चों? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कब साइन करे जाते होंगे सर? जब जिस टाइम के वो हैं, और वो किस टाइम के प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स? कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले। तो हमारा आंसर है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, या कह सकते हो बिफोर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कंपनी के, या कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम प्रिलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं सर। वेरी गुड। एमएनसी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो हमारा आंसर है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बच्चों, एमएनसी की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बच्चों पार्लियामेंट के थ्रू अगर कोई सेपरेट या स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई चीज बनती है तो बच्चों वो होती है सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एक स्पेशल एक्ट, सेपरेट एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं, जो कि पास होता है या तो पार्लियामेंट में या तो किसी स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर। स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर, हाँ कि ना? या तो पार्लियामेंट में हो जाए या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हो जाए, और एक स्पेशल एक्ट बने, वो हमेशा होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्पेशल एक्ट, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों में से कहीं पर भी अगर एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बना हुआ लॉ होगा तो बच्चों वो कॉर्पोरेशन कहलाती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, डैश कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बच्चों ध्यान से देखो, सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, तो बच्चों यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो बताओ ये कौन सा सेक्टर होगा, किस तरीके का बिजनेस होगा?
सर जहां पर सिर्फ इंडिविजुअल्स लोगों की बात आ रही है, गवर्नमेंट की बात ही नहीं आ रही है, वो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होता है सर, जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। क्योंकि जहां पर सर गवर्नमेंट का रोल होता है वो तो पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइज कहलाती है। जहां पर सिर्फ प्राइवेट ओनर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोग तो प्राइवेट सेक्टर है सर। क्वेश्चन 11 सर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन हेड करता है, कौन चलाता है इनको? तो बच्चों आंसर है इसका आईएएस या सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। बच्चों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताया था कि पब्लिक सेक्टर के अंदर तीन ही बातें आती है, कौन कौन सी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये तीन चीजें ही पब्लिक सेक्टर में आती हैं, जिसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन मैनेज करता है, कौन चलाता है? तो आंसर है आईएएस ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं। हाँ कि ना बच्चों? Which among the following is not a feature of global enterprise? बच्चों वैसे ग्लोबल एंटरप्राइज तो सिलेबस में इस बार ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने डाल दिया, पता होना चाहिए। ग्लोबल वर्ड का मतलब ही होता है बच्चों वर्ल्ड वाइड, हाँ कि ना? इसका मतलब मान लो यूएसए की एक कंपनी है जो यूएसए में फॉर्म हुई है, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएसए में, लेकिन वो इंडिया में भी काम कर रही है, वो चाइना में भी काम कर रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है, तो वो कहलाती है बच्चों ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड वाइड, जिनकी हेड ऑफिस तो कहाँ होंगे? जिन्होंने अपना काम स्टार्ट करा होगा किसी एक कंट्री से, अब उनका काम इतना फैल गया है कि वो दुनिया भर में अपने सामान या अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। उसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि उसका क्या फीचर नहीं होता है, इनमें से उसका क्या फीचर नहीं है ग्लोबल एंटरप्राइज का। आओ जरा ध्यान से देखना मेरे साथ साथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। सपोर्ट ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिल्कुल बच्चों जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये तो उसका फीचर हो गया। उनके पास कमाल की टेक्नोलॉजीज होंगी बच्चों, जो दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो उनके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी होगी? बिल्कुल नहीं सर। उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, खूब सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, पैसे होंगे, उनके साथ फॉरेन कोलैबोरेशंस करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लोग उनके साथ हाथ मिलाना चाहते होंगे। लेकिन जो डी बात है ना बच्चों, वो ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर नहीं है। क्या लिखा हुआ है? डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बच्चों डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब जरा मैं आपको यहां समझाऊंगा, देखो ध्यान से। बच्चों बात हो रही है ग्लोबल एंटरप्राइज की, बच्चों जब बात हो रही है ग्लोबल एंटरप्राइज की तो वो तो वर्ल्ड वाइड है। यूएसए में मान लो इसका हेड ऑफिस है, और बाकी उसकी ब्रांचेस इंडिया में भी मान लो काम कर रही है, चाइना में भी, ब्राजील में भी, अलग अलग कंट्रीज में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सबके हाथ में कंट्रोल होना। डिसेंट्रलाइज का मतलब यूएसए भी थोड़ा सा संभालता होगा कंट्रोल, मैनेजमेंट मतलब, और साथ में इंडिया भी कुछ संभालती होगी, कुछ चाइना भी और कुछ ब्राजील भी। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो कंट्रोल सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। कंट्रोल क्या है बच्चों? सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल हेड ऑफिस के पास है, मतलब यूएसए के पास। यूएसए की ही पॉलिसीज होंगी, यूएसए की रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो इंडिया के अंदर जो कंपनी चल रही है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब यूएसए की एक ग्लोबल एंटरप्राइजेज है जो अलग अलग कंट्रीज में सेवाएं तो दे रही है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ किसके ही चलेंगे बच्चों ग्लोबल एंटरप्राइजेज में? उस कंट्री के चलेंगे जिसने वो कंपनी फॉर्म करी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सबके पास कंट्रोल होना, तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस में ऐसा नहीं होता है। ग्लोबल एंटरप्राइज के अंदर हेड ऑफिस जो होता है उसी के पास सारी पावर्स होती हैं, तो हम कह सकते हैं वहां तो सेंट्रलाइजेशन होता है, पावर सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस जो होता है जिस कंट्री के अंदर वो फॉर्म हुई होती है उसके पास ही होता है। तो हमारा जो ऑप्शन ये है कौन सा? डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये ऑप्शन बच्चों हमारा गलत है, क्योंकि ग्लोबल एंटरप्राइजेस में तो सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी, उसी कंट्री के पास कंट्रोल होगा जहां से वो कंपनी बनी थी। बाकी कंट्रीज के पास कोई मैनेजमेंट का सोर्स नहीं होगा। उसे कौन हैंडल करती होगी? हेड ऑफिस, जो कि यूएसए में है। हाँ कि ना बच्चों? समझ गए बच्चों? डिसेंट्रलाइज का मतलब है हर जगह कंट्रोल होना थोड़ा थोड़ा, लेकिन ग्लोबल में ऐसा नहीं होता है। ग्लोबल में एक ही कंट्री के पास पूरा कंट्रोल होता है मैनेजमेंट को चलाने का। ठीक है, ये आंसर गलत है, डी ऑप्शन। ये ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर नहीं है सर। नेक्स्ट बच्चों, अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जहां पर कंपनी के शेयर्स की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कि इतने रुपए का शेयर है, इतने अमाउंट का शेयर है, पहले आपको एप्लीकेशन पर इतने पैसे देने, फिर आपको इतने देने, सारी इंफॉर्मेशन। ये कौन इशू करता होगा? ये पब्लिक कंपनी ही तो इशू करती होगी जो इन्वेस्टमेंट जनता से मंगाना
चाहती है। ध्यान रखना बच्चों, पब्लिक कंपनी ही जनता के बीच में अपने शेयर्स इशू करके जनता से क्या मंगा सकती है, पैसा मंगा सकती है। तो प्रोस्पेक्टस एक इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट है जहां पर कंपनी के शेयर्स की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। पब्लिक कंपनी जो कि जनता से पैसा मंगाना चाहती है वो इस प्रोस्पेक्टस को जनता के बीच में इशू कर देती है और लोग इसको पढ़ने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कौन कौन लोग काम करते हैं बच्चों? गवर्नमेंट करती है काम की नहीं करती है? बिल्कुल करती है। प्राइवेट ओनर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। तो इसका मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वहां पर डी ऑप्शन सही है, प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आपके फादर भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी तो काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिक्सचर है इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए बच्चों याद रखना, इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। कौन सी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर दोनों है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी है बच्चों। वेरी गुड बच्चों। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, ध्यान से। अभी बच्चों ये कह रहे हैं, तो हमें सुना है अभी सर आपसे, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के रजिस्टर या कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले करे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। और क्योंकि ये कंपनी के रजिस्टर होने से पहले हुए हैं, इसीलिए ये कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं होते हैं, मतलब कंपनी इनके लिए लायबल नहीं होती है, कंपनी इनके लिए लायबल नहीं होती है बच्चों। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर कंपनी के रजिस्टर होने के बाद आउटसाइडर्स के साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कंपनी ने, तब जाके कंपनी लायबल होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं बता रहा कि ये जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स थे कंपनी ने इनकॉर्पोरेट होने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक कंपनी की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है बच्चों। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्रमोटर्स ने बनाए थे कंपनी को रजिस्टर कराने से पहले, तो इसके लिए प्रमोटर्स ही लायबल होंगे, कंपनी लायबल नहीं होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर ये बात होती कि कंपनी ने इन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्टर होने के बाद एक्सेप्ट कर लिया है, तब फिर प्रमोटर्स लायबल नहीं होते, तब फिर कंपनी ही लायबल होती। इसका मतलब सर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन लायबल होगा? प्रमोटर्स। और अगर कंपनी ने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना लिया रजिस्टर होने के बाद, तो फिर उस चीज के लिए कंपनी ही लायबल होगी। हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए हमारा आंसर है सी कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स किसको बाइंड नहीं करते? कंपनी को बाइंड नहीं करते, क्योंकि सारी लायबिलिटी किनकी है? प्रमोटर्स की, जिन्होंने कंपनी को रजिस्टर होने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट्स करे थे। ठीक है बच्चों। बस बच्चों लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। बड़े ध्यान से, फटाफट से ध्यान से देखना बच्चों। हम लोगों ने अभी एमसीक्यूज कर लिए हैं, अब हम बात करने लगे अपना लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है? जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, फटाफट से। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ डैश कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। बच्चों एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। कौन सी है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग पब्लिक कंपनी भी कहते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। बच्चों याद रखना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन। एफसीआई एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है। बी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कैपिटल पूरा का पूरा कौन कंट्रीब्यूट करता है? पूरा का पूरा कौन करता है बच्चों? गवर्नमेंट की तरफ से इनको पैसा मिलता है। बच्चों पब्लिक सेक्टर का मतलब ही सरकार है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब प्राइवेट ओनर्स है ना। सी, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिनके पास कम से कम 51% की पेड अप कैपिटल किसके पास हो? 51% की कम से कम पेड अप कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या प्राइवेट कंपनी के पास हो। नहीं, गलत बच्चों, 2 मिनट सुनो ध्यान से, मैं लिख के बताता हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, मान लो अगर ये टोटल एक गवर्नमेंट कंपनी है, मान लो एक टोटल पोर्शन है, उसमें से बच्चों ये वाला हिस्सा, ये वाला इतना सारा हिस्सा, मान लो 70% है, ये पैसा किसने लगाया हो? अगर गवर्नमेंट ने लगाया हो, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हो, चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे इन दोनों के मिल के हो, अगर 51% से ज्यादा पैसा सरकार का लगा हुआ है तो बच्चों वो गवर्नमेंट कंपनी है। भले ही बाकी का पोर्शन किसने लगाया हो? प्राइवेट लोगों ने लगाया हो, लेकिन कम से कम 51% का पैसा किसका लगा होना जरूरी है? गवर्नमेंट का। तब हम उसे कौन सी कंपनी कहेंगे बच्चों? तब हम उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पर मैंने 51% लिख दिया। कम से कम गवर्नमेंट के पास कितना पैसा होना चाहिए? 51% का। उससे ज्यादा चलेगा, लेकिन 51% से कम नहीं होना चाहिए अगर आप अपने आप को गवर्नमेंट कंपनी कहना चाहते हो। डी, डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज।
बच्चों पब्लिक एंटरप्राइजेस 3 है, कौन कौन सी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। उसमें से जो सबसे पुरानी और सबसे ट्रेडिशनल है बच्चों वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, याद रखना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ई डैश कॉर्पोरेशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग स्पेशल एक्ट। बच्चों स्पेशल एक्ट की बात आ रही है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास होते हैं, तो बताओ वो स्पेशल एक्ट के थ्रू कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी तैयार होती हैं? बच्चों वो होती हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये बनती हैं स्पेशल एक्ट के थ्रू जो कि पास होते हैं या तो पार्लियामेंट में या तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। सेपरेट एक्ट, ये वर्ड जरूर याद रखना बच्चों, तभी आपको याद आ जाएगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। एफ पॉइंट, डैश इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन सेवरल कंट्रीज। बताओ बच्चों, अभी हम लोगों ने बात करी ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में, करी कि नहीं करी? बच्चों इसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन सेवरल कंट्रीज। मल्टी का मतलब ही होता है बच्चों एक से ज्यादा। मल्टी का मतलब ही होता है, जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा कंट्रीज में जो बिजनेस काम कर रहे हैं उन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। इंडियन एयरलाइंस बच्चों, इंडियन एयरलाइंस इज द एग्जांपल ऑफ कौन सी कॉर्पोरेशन बच्चों? बताओ बताओ। इंडियन एयरलाइंस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बच्चों ये याद रखने वाली चीजें हैं। इंडियन एयरलाइंस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी थी, पार्लियामेंट में इसका बिल पास हुआ था। एच The shares of the government company are purchased in the name of the dash of India। कौन बच्चों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चों। जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर परचेज करने हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही हम लोग कर सकते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है बच्चों, ठीक है बच्चों। आई पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी हैज नॉट लेस देन कितने? गवर्नमेंट कंपनी में कम से कम कितना शेयर होना चाहिए गवर्नमेंट का? 51%, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा है। लास्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द डे टू डे ऑपरेशंस इज हाईएस्ट फॉर। कहां पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है बच्चों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर ही है, पूरा मतलब गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, तो ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट ही हुई, गवर्नमेंट का ही बिल्कुल हिस्सा है। इसलिए सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहां पर ही होती है बच्चों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर बच्चों। कोई दिक्कत तो बताएं बच्चों। हम लोगों ने डिस्कस कर ली सारी की सारी चीजें। देखो हम लोगों ने आज अपना डे 5 स्टार्ट करा है बच्चों, और डे नंबर 5 के अंदर हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करा है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हाँ कि ना बच्चों? और आज के जो हमारी डिस्कशन है बच्चों, हमने क्या क्या करा बताओ फटाफट से। सर हम लोगों ने एमसीक्यूज करे, प्लस सर हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स भी करे बच्चों। बाकी डे 1 से ले स्टार्ट हुई है हमारी जर्नी। डे 1 डे 2 में हम लोगों ने चैप्टर 1 करा था, डे 3 डे 4 में चैप्टर 2, और डे 5 और अगली जो डे 6 होगी उसमें हम अपने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर देंगे बच्चों। बाकी बच्चों एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ताकि आपको ये पीडीएफ, इनकी एक्सप्लेनेशंस और पूरे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के सिंप्लीफाइड नोट्स सब कुछ बच्चों आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। बाकी मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछना वहां पर। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, और अगले जब डे 6 आएगा उसमें हम अपने चैप्टर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। बस आज के लिए इतना ही है। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।